Subscribe my channel Law and Communication Skills and press the bell icon for more informative lectures. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज़ ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट लॉ ऑफ एविडेंस, कानून शहादत भी जिसे लोग कहते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, और इसका टॉपिक, इसका क्वेश्चन है अकम्प्लस, शरीक जुर्म, शरीक मुजरम जो किसी क्राइम में, किसी ऑफेंस में, किसी प्राइवे के अंदर एक एसोसिएशन का किरदार अदा करे। अच्छा, इसके ऊपर बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं। मुझे स्पेशली इसके ऊपर जो है वो कॉल्स भी आई, जिसकी वजह से मैंने इसको इनिशियली पहले इस टॉपिक को ही चूज़ किया कि अकम्प्लस की जो गवाही होती है, चूँकि वो तो ख़ुद ही एक शरीक जुर्म है, उसने तो खुद ही वो जुर्म के अंदर शामिल है, तो उसकी गवाही क्या कन्फेशन नहीं, उसकी गवाही को कन्फेशन के अंदर क्यों नहीं शामिल किया जाता, या वो कन्फेशन के तौर के ऊपर उसकी गवाही को क्यों नहीं लिया जाता। तो देखिए, कन्फेशन जो है वो आपकी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपके अपने अगेंस्ट होती है। ये याद रखिएगा, कन्फेशन जब भी किसी के अगेंस्ट होगा, वो बिफोर द कोर्ट एडमिसिबल नहीं होगा एज ए कन्फेशन, क्योंकि कन्फेशन के अंदर तमाम मुहर्रकात, तमाम जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आपके अपने अगेंस्ट होते हैं या उस शख्स के अगेंस्ट होते हैं जो कन्फेशन कर रहा है। अकम्प्लस के अंदर जो शख्स ये गवाही दे रहा है कि जुर्म हुआ और मैंने किया, वो सिर्फ अपने आप के ऊपर बात नहीं लेकर आ रहा, वो अपने साथ शरीक उन तमाम लोगों को शामिल कर रहा है कि मेरे साथ ये लोग शरीक थे। एक चीज़। दूसरी चीज़, अच्छा, अकम्प्लस की गवाही की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है। तो अकम्प्लस को सीआरपीसी के अंदर भी मेंशन किया गया, इसको अप्रूवर भी कहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ जिसकी वजह से अकम्प्लस कौन होता है, आपको इस जो लॉजिक अंदर तमाम चीज़ें इसकी फुलफिल हो जाएंगी, आपको समझ आ जाएगी। पुलिस जब किसी केस को इन्वेस्टिगेट करती है, उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के पास जो एविडेंस या जो विटनेस हाथ में आते हैं वो इतने पुअर और वीक होते हैं कि जिसकी बिहाफ के ऊपर किसी भी अक्यूज़ को एक प्रिंसिपल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, या तो डाउट है कि वो बरी हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में लॉ इजाज़त देता है कि पुलिस वाले जो ग्रुप ऑफ एसोसिएशन है, क्राइम करने वाले लोग, जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जिन्होंने क्राइम किया है, 4-5 लोगों ने मिलकर, उनमें से किसी ऐसे शख्स को ढूंढे जिसका क्राइम के अंदर रोल सबसे कम था, जिसने सबसे कम रोल प्ले किया क्राइम के अंदर, और उससे कन्फेशन करवाएं अकम्प्लस की सूरत में। फॉर एग्जाम्पल 5 लोग हैं, वो एक जगह पर जाते हैं किसी को मर्डर करने के लिए। अब एक जो शख्स है उसने सिर्फ उन 4 लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाया और उस जगह पर छोड़ आया, उसको पता था, वो उस राज के अंदर पहले शामिल था वगैरह वगैरह। बाकी 4 जाते हैं, वो उस छठे शख्स को मारते हैं, ज़दोकोब करते हैं, पीटते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं और इवेंचुअली उसका मर्डर कर देते हैं। अब ये केस इतनी प्राइवेसी के साथ इसको डन किया गया कि एविडेंस ही कोई नहीं बचा, प्रूफ ही कोई नहीं बचा, सबूत ही कोई नहीं बचा, तो मुमकिन है कि बाकी 4 मुलज़म भी बरी हो जाएंगे। तो पुलिस वाले उस केस के अंदर जिसका सबसे कम रोल है, जिसका सबसे कम पार्ट है या हिस्सा है उस केस में, उससे कहते हैं कि आप अकम्प्लस बन जाए, बाकियों के अगेंस्ट आप गवाही दें कि मैं भी शामिल था, बाकी भी शामिल थे, लेकिन मेरा रोल कम था, इनका रोल बेसिक था, प्रिंसिपल जो रोल है वो इन्होंने प्ले किया। तो इस सूरत में आप अप्रूवर बन जाएंगे। जब आप अप्रूवर बनेंगे तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से या अदालत की तरफ से हम रिलीफ दिलवा सकते हैं, चूँकि लॉ इसकी परमिशन ग्रांट करते हैं कि अगर कोई शख्स सरकारी गवाह बनता है तो उसको उस जुर्म की सज़ा कम से कम दी जाएगी। सज़ा तो दी जाएगी बट कम से कम। तो अकम्प्लस ऐसा शख्स जो किसी एसोसिएशन ऑफ क्राइम के अंदर शामिल होता है बट उसका रोल सबसे छोटा होता है, सबसे कम रोल उसने प्ले किया होता है। तो ये है बेसिक अकम्प्लस का एक इसका जो लॉजिक है, इसकी जो डेफिनेशन है। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, अकम्प्लस, लेक्सिकल मीनिंग ऑफ अकम्प्लस। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको बताता चलूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे सभी लेक्चर्स आप पेड होंगे, तो लिहाजा मेरे लेक्चर्स की फ़ीस पे करना ना भूलें। फ़ीस जो मेरे लेक्चर्स की है वो 3 स्टेप के अंदर है। सबसे पहले कम से कम 10 रुपये की आपने डोनेशन करनी है, किसी भी शख्स को मांग रहा है या नहीं मांग रहा। सेकंड स्टेप, कम से कम आपने 2 लोगों की हेल्प करनी है। हेल्प किस तरह से की जाए मैं अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ। जैसे भी आपके लिए आसानी है, आपके लिए पॉसिबल, आप हेल्प कर सकते हैं, आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनका साया मेरे सर के ऊपर कायम रखे और उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरे लिए एक छोटी सी दुआ। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर्स। अगर आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड, अगर नोट्स अवेलेबल नहीं है तो वो मार्केट से आप परचेज कर लें, चूँकि मेरे सारे लेक्चर्स अपने नोट्स के हिसाब से भी होते हैं, तो ये आपके लिए जुडिशरी और LLB के अंदर भी फ़ायदेमंद साबित होंगे। लेक्सिकल मीनिंग ऑफ अकम्प्लस। अकम्प्लस इज अ पर्सन हु इज़
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न टू प्राइवी क्राइम एंड ऑफेंस। अकम्प्लिस एक ऐसा शख्स है जो बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी जुर्म के अंदर इन्वॉल्व है, या वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है या किसी इनडायरेक्ट वे से वो इन्वॉल्व है किसी जुर्म के अंदर, किसी ऑफेंस के अंदर, या किसी प्राइवे से मुराद कोई राज व न्याज, कोई महरम राज, मतलब वो उसके पास किसी का कोई राज छुपा हुआ है। तो ऐसी सूरत में जो भी शख्स होगा और वो कोर्ट के अंदर अगर गवाही देता है तो वो अकम्प्लिस कहलाएगा। लीगल डेफिनेशन अकम्प्लिस की, अकम्प्लिस इज अ पर्सन हु इज एसोसिएट इन क्राइम। ब्लैक्स लॉ की ये डेफिनेशन है अकम्प्लिस की। रिलाय आर्टिकल, चूंकि मैं रेलिवेंट प्रोविजन या रेलिवेंट आर्टिकल नहीं लिखता, मैं अपने नोट्स के अंदर रिलाय आर्टिकल लिखता हूँ। रिलाय आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 129 लॉ ऑफ एविडेंस या कानून शहादत, और इसका क्रॉस रेफरेंस है सीआरपीसी के साथ 337 to 339 सीआरपीसी, ये इसका क्रॉस रेफरेंस है। नेक्स्ट हेडिंग है जी विटनेस हु में टेस्टिफाई, कौन से विटनेस टेस्टिफाई होंगे ये आप बाकी क्वेश्चंस के अंदर मेरे लिखा हुआ है, वहाँ से आप इसकी हेडिंग्स लिख दीजिएगा। लेक्सिकल मीनिंग ऑफ विटनेस, नंबर ऑफ विटनेस, काइंड ऑफ विटनेस एटसेट्रा। अकम्प्लिस एज अ विटनेस, अकम्प्लिस इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज। अकम्प्लिस जो है वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस होगा जो उसके बाकी शरीके मुजरिम हैं उनके खिलाफ, बट एक्सेप्शन है। वो क्या है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। स्टेटस ऑफ अकम्प्लिस एज अ विटनेस, अकम्प्लिस शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट, वही बात है कि वो अपने जो को अक्यूज है उनके अगेंस्ट एक कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। कॉम्पिटेंसी ऑफ अकम्प्लिस एज अ विटनेस 7 नंबर की हेडिंग है। जनरल रूल, जो जनरल रूल है इसका वो है कि अकम्प्लिस इज अ वैलिड विटनेस, एनी पनिशमेंट बेस्ड ऑन सच एविडेंस इज नॉट इलीगल। जो भी अकम्प्लिस की गवाही के ऊपर पनिशमेंट दी जाएगी वो इलीगल नहीं होगी, ये तो जनरल रूल है। बट एक्सेप्शन क्या है? पहली चीज, ऑफेंस पनिशेबल विदाउट द एविडेंस ऑफ अकम्प्लिस इज नॉट कैपेबल। जो हदूद के केसेस है वहां पर अकम्प्लिस की गवाही कैपेबल नहीं होगी, ना ही ली जा सकती है। काइंड ऑफ स्टेटमेंट, अच्छा ये दो चीजें हैं, अभी काइंड ऑफ स्टेटमेंट की दो काइंड है। अगर आपने इन काइंड ऑफ स्टेटमेंट को समझ लिया तो आपको जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो 30 to 40% आपको जुबानी आ जाएगी, क्योंकि हर जगह पर जो स्टेटमेंट है आपको बेसिकली स्टेटमेंट की समझ होनी चाहिए। यही वजह है जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि कन्फेशन के अंदर जो स्टेटमेंट है वो और स्टेटमेंट है, अकम्प्लिस के अंदर जो स्टेटमेंट है वो और स्टेटमेंट है। यही स्टेटमेंट जब एडमिशन के अंदर जाती है तो वो कुछ और बन जाती है। हालांकि तीनों चीज़ों के अंदर कोई भी शख्स किसी भी ऐसे पहलू को उजागर कर रहा होता है जो उसकी ज़ात से रिलेटेड है, बट कौन कौन से पहलू किस किस सेंस के अंदर किस किस तरह के कहलाएंगे ये जाहिर करते हैं स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट बेसिकली दो तरह की हैं, एक स्टेटमेंट है इनकल्पेटरी स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। इनकल्पेटरी स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट जो तज़हीक अमेज हो, इल्ज़ाम लगाने वाली हो, किसी के ऊपर कोई ऐसा जुर्म का इल्ज़ाम लगा रही हैं, गुनाह का इल्ज़ाम लगा रही हैं, किसी के ऊपर तोहमत लगा रही हैं, कोई भी इल्ज़ाम लगा रही है तो वो होती है इनकल्पेटरी स्टेटमेंट। एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट है? ऐसी स्टेटमेंट जो प्लेंटिफ की तरफ से बोली जाए और जिससे डिफेंस काउंसिल को यानी कि मुल्ज़म को फायदा पहुंचे, मुल्ज़म को रिलीफ मिल रहा हो उसकी उस स्टेटमेंट से, वो कहती है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट जो प्लेंटिफ बोलता है, प्लेंटिफ को ऐसी स्टेटमेंट देता है जिससे मुल्ज़म को, अक्यूज को या डिफेंस काउंसिल को बेनिफिट मिले, फायदा मिले, वो कहलाती है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। आई होप आपको ये स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। रिलाई लेट डाउन आर्टिकल 129 QSO 1984, अकम्प्लिस इज अनवर्थी ऑफ क्रेडिट। यह है एक्सेप्शन का, अब इसके शुरू हो गए कि अकम्प्लिस ऐसा कोई इतना कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं हो सकता, मतलब सिर्फ अकम्प्लिस की गवाही के ऊपर जो ग्रुप ऑफ पर्सन है या ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन इन क्राइम है उनको सजा नहीं दी जा सकती। कॉम्पिटेंट है बट उसकी गवाही के ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता, उसके अलावा कुछ और मजीद गवाहियों की ज़रूरत भी पड़ती है, कुछ और मजीद गवाहान की ज़रूरत भी पड़ती है। अनलेस हिज एविडेंस इज corroborative in material particulars, यहाँ तक कि उसकी गवाही को किसी और मटेरियल फैक्ट से, मटेरियल पार्टिकुलर से कि या किसी और तरीके से साबित ना कर दिया जाए कि आया वाकई जो अकम्प्लिस गवाही दे रहा है ये सच्ची है। यानी कि खुद अकम्प्लिस की गवाही भी मोहताज है तस्दीक करने के लिए, मोहताज है इस बात को साबित करने के लिए कि आगे ये सच्ची है या झूठी। तो सच और झूठ से साबित करने के लिए कोई जो अकम्प्लिस की एविडेंस है वो सही है या गलत, सच है झूठ, इसके लिए भी एविडेंस चाहिए ताकि ये कंफर्म हो सके कि जो अकम्प्लिस कह रहा है वो सही कह रहा है, सच कह रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है जी, या नेक्स्ट इसका पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ अकम्प्लिस इन इस्लामिक लॉ। अकम्प्लिस एविडेंस इज नॉट वर्थी ऑफ इस्लामिक लॉ, नॉट वर्थी ऑफ क्रेडेंस अंडर द इस्लामिक लॉ। इट कैन बी रिलाई अपॉन ओनली व्हेन इट इज corroboration बाई अदर एविडेंस। यानी कि अकम्प्लिस की एविडेंस इस्लाम के अंदर भी तब रिलाई की जा सकती है जब इसको किसी एक अथेंटिक और corroborative पीस ऑफ एविडेंस से या किसी corroborative मटेरियल एविडेंस से इसको गुजारा जाए। और इसे फॉर एग्जांपल एक शख्स कहता है कि जी मेरे साथ इन 3 लोगों ने मिलकर जुर्म किया बट मेरा रोल छोटा था, तो इस बात का क्या प्रूफ है कि वो उन तीनों को फंसाना चाह रहा है, या शायद वो उन तीनों को जो है ना वो फंसा कर अपने आप को
2-4 साल की सजा के लिए उन तीनों को जेल में डलवा दे। तो इसलिए लॉ कहता है कि चूंकि इस शख्स के ऊपर राइट कम है, इस शख्स के ऊपर जो लॉसेस कम है, तो इसलिए इस शख्स की भी आइडेंटिफाई की जाए। ऐसे नहीं कि कोई भी शख्स उठे और उठकर क्या देगा जी मेरे साथ इन 3 लोगों ने मिलकर एक बंदे का मर्डर किया था, मैं दरवाजे के ऊपर खड़ा था, मुझे पता था लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया, तो वो उन तीनों को फंसा दे। तो लॉ इसकी परमिशन नहीं देता। लॉ कहता है कि आप इसको भी आइडेंटिफाई करें, इस अकम्प्लस की भी आप कोऑपरेशन करें कि आया ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसकी कितनी वैलिडिटी है, वर्थ इसकी कितनी है, वर्थी है या अनवर्थी है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए भी लॉ ने एक अलग से पैरामीटर बनाए हुए हैं ताकि ऐसे कोई उठकर किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगा दे, किसी के ऊपर तोहमत ना लगा दे, या अपने साथ किसी और को ना फंसा दे। वो जैसे पंजाबी का मुहावरा ना कि असा तो डुब्बे नाल तेनों भी लै चले सोने। तो कोई भी शख्स अपने साथ साथ किसी और को ना डुबो दे, इसलिए उसका ये पैरामीटर्स, ये जो स्केल्स रखे गए हैं। कोऑपरेशन, accomplice is a person who is directly, indirectly concerned, crime or offense, etc. अब है जी corroboration of accomplice evidence। accomplice की evidence की corroboration कैसे की जाएगी? First, accomplice is a competent witness against accused। accomplice जो है competent witness तो है, but after corroboration, competent witness होना something different, but उसकी corroboration भी होगी, उसकी तस्दीक भी होगी कि आया ये जो बात कह रहा है, ये जो गवाही दे रहा है, ये सही है या झूठी है। नेचर ऑफ corroboration, अब है इसकी नेचर की, किस तरह से corroboration होगी accomplice की एविडेंस की। जो एक शख्स ने बोला कि मेरे साथ 3 लोगों ने मिलकर एक क्राइम किया, मर्डर किया, तो जो शख्स ये कह रहा है उसकी तस्दीक कैसे करवाई जाएगी, उसकी तहकीक कैसे करवाई जाएगी, उसको ऑथेंटिक कैसे बनाया जाएगा, उसके पैरामीटर्स क्या हैं। सबसे पहले जी नेचर ऑफ corroboration, corroboration मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग वे से हो, एंड इंडिपेंडेंट एविडेंस। इंडिपेंडेंट एविडेंस उसको कहते हैं, वो एविडेंस जो खुदकार तरीके से आए। मतलब ये नहीं कि मैं ये कहूँ कि मुझे उसने बताया, मुझे फलां ने बताया, ये इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं होगी। इंडिपेंडेंट एविडेंस वो होगी कि मैं कहूँ कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, मतलब कि जो भी फैक्ट वहां पर हो रहे थे वो मेरी एग्जिस्टेंसी में, मेरी मौजूदगी में वहां पर हो रहे थे। बिकॉज इट अ सेटल्ड प्रिंसिपल रूल, द वीक एविडेंस कैन नॉट बी एविडेंस ऑफ सम अदर वीक एविडेंस। यानी कि अकम्प्लस की जो एविडेंस है वो तो ऑलरेडी वीक है, तो उसकी corroboration की जो परमिशन मिल रही है, corroboration की उसकी जो परमिशन दी जा रही है, उसकी corroboration करवाई जा रही है। तो वीक एविडेंस का जो प्रिंसिपल है, जो इसका बेसिक इसका जो पैरामीटर है, वो ये है कि वीक एविडेंस को वीक एविडेंस के थ्रू प्रूफ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ corroboration। corroboration का इफेक्ट कैसे पड़ेगा, क्या पड़ता है और किस हद तक इसके पैरामीटर्स हैं इसकी इफेक्शंस के। एविडेंस ऑफ द अकम्प्लस इज एटलीस्ट वन मटेरियल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट होता है कि जो किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करता है, किसी चीज़ की वैलिडिटी को साबित करता है। मटेरियल फैक्ट लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर भी मेंशन कर दिया गया है, डिफरेंट सेक्शन के अंदर इसको रिलाई किया जाता है इसके ऊपर। मटेरियल फैक्ट पॉइंटिंग टू द गिल्टी ऑफ द अक्यूज, यानी कि जो शख्स अकम्प्लस गवाही दे रहा है कि मैं खुद गलत था लेकिन मेरे साथ इन 3 लोगों ने मिलकर ये गलती की, ये जुर्म किया, ये इन्होंने फलां शख्स को कत्ल किया, फलां शख्स को मारा, तो उस शख्स की वर्थ को जानने के लिए कि जो शख्स ये गवाही दे रहा है कि आया वो उनको जानबूझकर तो नहीं फंसा रहा, इसकी उनके साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है, तो इन तमाम चीज़ों को मटेरियल फैक्ट के थ्रू, किसी इंडिपेंडेंट एविडेंस के थ्रू, किसी मटेरियल फैक्ट के थ्रू या किसी भी और अथेंटिक और रिलायबल सोर्स के थ्रू प्रूफ किया जाएगा कि जो उसकी एविडेंस है, जो उस अकम्प्लस की गवाही है, वो किस हद तक मौसर है और किस हद तक उसकी वर्थ है। रिक्वेस्ट ऑफ एविडेंस ऑफ अकम्प्लस, अकम्प्लस की एविडेंस के लाजमी जुज कौन कौन से हैं, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अकम्प्लस की एविडेंस के लिए चाहिए। इसको आप इसेंशियल ऑफ एविडेंस भी कह सकते हो फॉर अकम्प्लस एविडेंस। द स्टेटमेंट ऑफ अकम्प्लस बीइंग अ विटनेस मस्ट बी सेटिस्फैक्ट्री, रिलायबल एंड नॉट एक्सकल्पेटरी। सबसे पहली चीज़ कि वो उसकी सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। कोर्ट इस चीज़ को डिटरमाइन करे कि जो शख्स ये स्टेटमेंट दे रहा है वो किस हद तक सेटिस्फाइड था ड्यूरिंग स्टेटमेंट। रिलायबल हो, रिलायबल से मुराद ये है कि वो उसी फैक्ट जो एग्जिस्ट कर रहा है या जो क्राइम हो रहा है, मतलब घुमा फिरा के नहीं कि हमने फलां जगह पर गए, फलां से हमने जूस पिया, फलां से हमने पानी पिया, तो जस्ट एग्जिस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड ही वो अपनी गवाही दे, उससे ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं, और उसके ऊपर उसकी गवाही किस हद तक मौसर साबित हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक मर्डर हुआ ही किसी और वे से है और एक शख्स किसी बाकी लोगों को फंसाने के लिए ये कह रहा है कि हमने इस मर्डर को किसी ऐसे डेडली वेपन से किया, लाइक किसी 7mm से या किसी हार्डली क्लैशनकोफ से, और वो मर्डर हुआ किसी पिस्टल से या 9mm बहुत छोटे वेपन से। तो रिलायबल से मुराद ये कि जो उसकी एविडेंस है, जो उसकी अकम्प्लस की गवाही है, वो मैच करनी चाहिए उस एग्जिस्टिंग फैक्ट के साथ भी जो वो कह रहा है। नॉट एक्सकल्पेटरी, एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐसी स्टेटमेंट जो किसी की फेवर में हो या जिससे मुलजम को, अक्यूज को फायदा हो, वो स्टेटमेंट कभी भी अकम्प्लस के अंदर फॉल नहीं कर सकती, ना ही वो कन्फेशन के अंदर फॉल करेगी, ना ही एडमिशन में फॉल करेगी। यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जो आप या तो किसी से दिलवाओ
या कोई शख्स दे कि जिससे मुल्ज़म को फायदा हो, जिससे डिफेंस काउंसिल का उसके अंदर उसके बेनिफिट्स जुड़े हो, उसका फायदा जुड़ा हो। नेक्स्ट है जी, मटेरियल पार्टिकुलर्स मस्ट बी कॉर्पोरेट बाय द स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट पीस ऑफ एविडेंस, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो मटेरियल है वो स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट एविडेंस के थ्रू सेटल किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा कि आया वाकई ही अकम्प्लिस की जो एविडेंस है वो रिलायबल है, ऑथेंटिक है या नहीं। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रिक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।